हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस के टारगेट यूपी पीसीएस 2024 करंट अफेयर रिवीजन सीरीज प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। हमने इस करंट अफेयर रिवीजन सीरीज में शुरुआत की थी राष्ट्रीय घटनाक्रम से, फिर उसके बाद हमने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखा, फिर हमने देखा आर्थिक घटनाक्रम, फिर हमने देखा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी घटनाक्रम, फिर हमने देखा साइंस एंड टेक घटनाक्रम। इस तरह से जितने भी करंट अफेयर के एपिसोड आपके सामने आए हैं, उसी सीरीज में अगला वीडियो यानी कि आज का जो वीडियो है वह होने वाला है खेल एवं पुरस्कार से, यानी कि बीते एक साल में जो खेल हुए हैं, उनके जो विजेता रहे हैं, जो प्रमुख पुरस्कार दिए गए हैं, उनकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो एक साल का यह करंट अफेयर आपकी यूपी की परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, या तो आप कोई भी परीक्षा देने वाले हैं बीते अगले 1-2 महीने में, तो उसके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है वह है कि वर्ष 2024 के लिए कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। कितने की गई है? 132। 2024 के लिए 132 की बात हुई है। अब बात आती है पद्म पुरस्कार भी 3 है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है। तो सर्वाधिक जो दिए जाते हैं वह दिए जाते हैं पद्मश्री, फिर उससे कम पद्म भूषण, फिर उससे भी कम पद्म विभूषण। तो आप देखिए पद्म विभूषण कितने दिए गए हैं? 5। क्या आपको पता है इसमें से कितनी इनकी संख्या होनी चाहिए? ऐसा कुछ डिसाइड है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए। फिलहाल के लिए चलिए यहां देखिए, पद्म भूषण 17 और पद्मश्री 110। अब यहां पर कुछ तथ्य ऐसे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 30 महिलाएं हैं जिनको इन 132 में से पुरस्कार मिला है, यानी कि 132 में 30 तो महिलाएं हो गई, और इनमें से 132 में 9 ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत मिला है। अब यहां पे एक दोहरा पुरस्कार मिला है। दोहरे पुरस्कार का मतलब यह होता है कि 2 लोगों को मिला करके एक पुरस्कार दिया गया, तो इसमें 2 काउंट नहीं होगा। मतलब यह नहीं होगा कि 2 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है, वो 2 लोगों को मिलाकर जब दिया जाएगा तो उसको दोहरा पुरस्कार बोलते हैं। तो यहां पर 1 के बराबर उसको काउंट किया जाएगा। ये वो नाम है जो पद्म विभूषण से संबंधित है। यहां पर है वैजयंती माला, कोनिदेला, चिरंजीवी, एम वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक, पद्मा सुब्रमण्यम। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये प्रमुख नाम है क्योंकि पद्म विभूषण के नाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं याद रखने के लिए। फिर उसके बाद भारत रत्न, वो तो अलग से है ही। अब यहां पे देखिए जो तीनों पद्म पुरस्कार हैं, इनमें हल्का हल्का सा जो अंतर है वो कैसा है। पद्मश्री के लिए अगर आप देखें तो पद्मश्री में क्या है, विशिष्ट सेवा के लिए मिलेगा पद्मश्री। उसके बाद उच्च कोटि की कोई विशिष्ट सेवा करता है सार्वजनिक हित से संबंधित, तो उसके लिए पद्म भूषण। लेकिन उससे भी ज्यादा यानी कि असाधारण और विशिष्ट सेवा कोई करता है सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक जीवन के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, तो वहां पर क्या मिलेगा? वहां पर मिलेगा उसे पद्म विभूषण। तो तीनों में जो अंतर है ये पता होना चाहिए। उल्टा ना समझ लीजिएगा कि पद्मश्री सबसे महत्वपूर्ण है, पद्म विभूषण उससे कम है। नहीं, सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है यहाँ पे? पद्म विभूषण। इसीलिए देखिए कम लोगों को मिला है। शुरू कब हुआ? तो 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद यह दिया जा रहा है। अब बात की जाए, यह जो दिया जाता है कुछ खास लोगों की सिफारिशों के माध्यम से दिया जाता है। उनमें से कुछ खास ये भी हैं कि जो राज्य के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, इसके अलावा जो संसद के सदस्य हैं, उसके अलावा गैर सरकारी व्यक्ति या जो कुछ अन्य निकाय हैं, उनके माध्यम से इस प्रकार की बातें यानी कि सिफारिशें पहुंचती हैं पुरस्कार समिति के पास में। अब पुरस्कार समिति क्या करती है? पुरस्कार समिति यह जो होती है यह प्रधानमंत्री द्वारा हर साल गठित की जाती है। मतलब कि अगले साल जिसको देना है उसके लिए इस साल गठन होगा। अब उसके बाद देखिए 1 मई से 15 सितंबर तक के बीच क्या किया जाता है कि जो भी सिफारिशें हैं उनको यहां पर स्वीकार किया जाता है। फिर उस पर मंत्रणा होती है, चर्चा होती है, और पुरस्कार समिति द्वारा जो सिफारिशें फिर आगे चलकर की जाती हैं वह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए आगे भेज दी जाती हैं। फिर उसके बाद होता यह है कि 1 वर्ष में इसे प्रदान कर दिया जाता है, यानी कि हर साल में 1 बार। तो यह जो हर साल में 1 बार प्रदान किया जाएगा तो उसकी कुल संख्या कितनी होगी? 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना, आपसे कोई पूछ ले कि 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यह बात तो हम समझ गए। लेकिन अब आप यहां पे देखिए, यहां पे 9 लोगों का मरणोपरांत लिखा है, 120 से ज्यादा होना नहीं चाहिए। तो यहां पे देखिए लिखा है मरणोपरांत पुरस्कार जो है उसमें शामिल 120 में नहीं होंगे, या तो विदेशियों को दिए जा रहे हैं तो वो इसमें शामिल नहीं होंगे। तो अब सोचिए 120 से ज्यादा जो आपको दिखाई देते हैं उसके पीछे की एक वजह हो सकती है या तो कोई विदेशी हो, या तो मरणोपरांत किसी को दिया गया हो, या तो कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा भी देखा गया है कि बीते साल जैसे अगर भारत रत्न
उतने लोगों को नहीं दिया गया जितने लोगों को दिया जा सकता था। 3 लोगों को मान लीजिए जैसे दिया जाता है, तो अगर पिछले साल किसी को नहीं दिया गया तो इस साल हो सकता है सरकार 3+2 कर दे, यानी कि 5 कर दे, ऐसा होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहीं पे इसी वजह से संख्या जो आपको अलग अलग देखने को मिल सकती है। अमूमन जो तारीख निर्धारित की गई थी कि 26 जनवरी के अवसर पर घोषणा की जाती है, अमूमन कभी कभी ये देखने को मिलता है कि 1-2 दिन पहले भी घोषणा हो जाती है। सामान्यतः एक समारोह होता है मार्च अप्रैल के महीने में, तब यह एक पुरस्कार आयोजन होता है समारोह, और उस वक्त फिर दिया जाता है। अब बात करें कि इसमें जो अलंकरण है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर जारी की जाती है। अब यहाँ पे प्रमाण पत्र और मेडल मिलता है। अब बात की जाए कुछ अन्य जानकारियों की। यह जो पुरस्कार है, जैसे अगर मान लीजिए किसी को यह पुरस्कार मिला है, पद्म पुरस्कार, तो क्या कर सकता है कि याद रखेगा कि यह कोई पदवी नहीं मिली है। ऐसा नहीं कि वो अपना कार्ड बनाएगा या तो अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाएगा तो लिखेगा पद्म विभूषण ABC, पद्मश्री ABC, ऐसा करके कुछ नहीं लिखेगा। कहीं पर भी निमंत्रण पत्र, पोस्टर, पुस्तक आदि कहीं पर भी पदवी की तरह से नहीं लिखेगा, याद रखिएगा। इसके अलावा इसको कोई ऐसा विशेष फायदा नहीं मिलेगा जिसको हम कहें कि इसको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे या इतने लाख रुपए मिल जाएंगे, वैसा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, इन पुरस्कारों के साथ कोई नकद भत्ता अथवा रेल हवाई यात्रा में रियायत आदि के रूप में कोई सुविधा लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ना तो धन मिलता है ना तो कोई सुविधा मिलती है। तो याद रखिएगा ये एक सम्मान है। अब भारत रत्न की बात अभी कर ही रहे थे, अब देख लीजिए 2024 में कितनी हस्तियों को पुरस्कार मिला है? 5 हस्तियों को। नाम देखिए, कर्पूरी ठाकुर, मनकोम्बु संबाशिवन, हम इन लोग को किस नाम से जानते हैं? MS स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक। फिर पामुलपथी वेंकट नरसिम्हा राव, हम इनको किस नाम से जानते हैं? PV नरसिम्हा राव। लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह, 5 नाम आपके सामने हैं। कर्पूरी ठाकुर को सबसे पहले देखिए, जन नायक के नाम से जाना जाता है और 1970-71 और 1977 से 97 के लिए बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो कहां के रहे मुख्यमंत्री? बिहार के। कितनी बार रहे? 2 बार। 1978 में इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया था, OBC आरक्षण से संबंधित था। जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं और महिलाएं, उच्च जातियां हैं, उनके आरक्षण से संबंधित, उनके आवंटन से संबंधित कुछ विशेष कार्य इन्होंने किया था। अब बात की जाए हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, 60 से 70 के दशक के बीच में इन्होंने महत्वपूर्ण जो कार्य किया है चावल और गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने में। अब उसके बाद स्वामीनाथन आयोग भी बनता है 2004 में, उसमें इनके नाम से वह आयोग आज के डेट में जाना भी जाता है, लोग जानते हैं स्वामीनाथन आयोग ही उसे कहते हैं। नाम एक और भी है उसका जो मुख्य रूप से लिया जाता है, राष्ट्रीय किसान आयोग। अब यहाँ पे उचित मूल्य और धारणीय कृषि पद्धतियों के बारे में उनके द्वारा एक रिपोर्ट भी जारी की गई थी इसी के साथ। अब नरसिम्हा राव की बात करें तो 1991 से 96 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। कौन से नंबर के रहे? आपके सामने है। अब बात करें LPG। अब यहां पे बात होती है कि उदारीकरण जो हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था में, वह किसके माध्यम से देखने को मिलता है? तो जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उनके सामने यह बातें दिखाई देती हैं कि उन्होंने ही यह कोशिश की कि लिबरलाइजेशन को सामने लेकर आया जाए, जिससे वैश्वीकरण की दुनिया में भारत भी लाभ ले सके। क्लोज मार्केट को ओपन मार्केट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री के रूप में रह चुके हैं भारत के। उसके बाद देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं। फिर उसके बाद देखा जाए चौधरी चरण सिंह, ये भी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये सारी महत्वपूर्ण बातें थी। 1952 में कृषि मंत्री के रूप में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था। यहाँ पे उन्होंने जो जमींदारी प्रथा है उसको खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसका नेतृत्व किया था। ये प्रमुख बातें हैं। चलिए अब थोड़ी सी भारत रत्न के बारे में भी जान लेते हैं। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये हम सबको पता है, लेकिन कब शुरू हुआ? 1954। पद्मश्री 1954, यानी कि पद्म पुरस्कार भी 1954। फिर उसके बाद यहाँ पे किसे दिया जा सकता है? किसी को भी। वह भारत रत्न प्राप्त कर सकता है कोई भी व्यक्ति जो जिसकी जाति से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, व्यवसाय से नहीं होना चाहिए, पद से नहीं, लिंग से नहीं, यानी कि कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी को मिल सकता। अब यहाँ पे देखिए इस पुरस्कार से जो अलंकरण किया जाता है किसी क्षेत्र में, यानी कि किसी खास क्षेत्र में जो सर्वोच्च कार्य करता हुआ दिखाई दे, जिसको लगे किसने अभूतपूर्व योगदान दिया है, उसको मिलेगा। अब यहाँ पे कौन दे सकता है? यहाँ पे सिफारिश की बात करें तो सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वयं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को की जाती है। यहाँ पे सीधे
सिफारिश स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को कर दी जाती है, मतलब कोई और नहीं करेगा, प्रधानमंत्री ही कर देंगे राष्ट्रपति को, ठीक है। इसके अलावा कोई और औपचारिकता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अन्य कुछ बातें हैं ये भी आपके सामने आएंगी, जैसे कि यहां पर वार्षिक पुरस्कारों की संख्या एक वर्ष में कितनी है, 3 तक सीमित है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बात बताई थी, आपको याद होगा। उसके अलावा मैंने क्या बताया था आपसे कि यहां पर तमगा मिलता है, तांबे का रहता है। अब थोड़ी सी और महत्वपूर्ण बातें, कोई मौद्रिक अनुदान नहीं, जो बात मैंने पहले भी बताई थी, मौद्रिक अनुदान यानी कि पैसा रुपया कुछ नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) को इस भारत रत्न से जोड़ के समझिए तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें दिखेंगी। जो लिखा है उसी को समझिए। इसके अनुसार क्या बात है कि पुरस्कार को प्राप्तकर्ता के नाम के आगे या पीछे उल्लेखित नहीं किया जा सकता, यानी कि जैसे कि आपका नाम जो भी है XYZ, उसके आगे आप नहीं लिख सकते भारत रत्न XYZ या XYZ भारत रत्न, ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते। कोई पुरस्कार प्राप्तकर्ता आवश्यक समझता है तो अपने जीवन वृत्त, पत्र, शीर्ष, विजिटिंग कार्ड इत्यादि में यह दर्शाने के लिए कि वह इस पुरस्कार का प्राप्तकर्ता है, निम्नलिखित अभिव्यक्ति का प्रयोग कर सकता है। अब वह क्या करेगा कि वह जो अभिव्यक्ति है ये नहीं है, वो अलग समझिएगा, वह अभिव्यक्त कर सकता है कि उसे प्राप्त है, लेकिन उपाधि की तरह वह उसे जाहिर नहीं कर सकता। यह अंतर समझ के रखिएगा। ये वो लोग हैं जिन्हें पहली बार मिला था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल आप जानते होंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और उसके अलावा वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। चलिए ठीक है, अब आगे देखिए। खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है चिराग सात्विक को। किससे? खेल रत्न पुरस्कार 2023 से चिराग सात्विक। अब यहाँ पे कौन कितने नाम दिख रहे हैं, एक या दो? दो नाम है। अब देखिए बात को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्पोर्ट्स और गेम 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 26 खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया है। कौन सा? अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाले 26। खेल रत्न कौन सा है? खेल रत्न किसके लिए होता है? याद करिए, कौन से हॉकी खिलाड़ी हैं? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसको पहले हम किस नाम से जानते थे? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1991-92 का था। अब उसका नाम बदल चुका है, यह बात आपको पता ही है। तो क्या हो गया है? इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। उसी की बात हो रही थी यहाँ पे चिराग और सात्विक की। अर्जुन पुरस्कार 26। उसके अलावा प्रशिक्षक के लिए, ट्रेनर के लिए देखिए तो नियमित श्रेणी में प्रशिक्षक को 5 मिले हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार, और 3 को आजीवन श्रेणी में मिले हैं। अब उसके बाद और भी हैं, 3 खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार अलग से मिले हैं। ये अलग है, जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए मिलता है, ये अलग है। अब इसको थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की, 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी, और शतरंज के जो खिलाड़ी हैं विश्वनाथ आनंद, इन्हें पहली बार दिया गया था। उसके बाद आज के डेट में अगर इसकी पुरस्कार राशि की बात करें तो 25 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि है। अब बात करें अभी किसे मिला है, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। उसके बाद रंकी रेड्डी सात्विक साईराज, बैडमिंटन। दोनों खिलाड़ी किससे संबंधित हैं? बैडमिंटन से, ठीक है। यह जो वो खिलाड़ी होते हैं जो प्रदर्शन सबसे ज्यादा बेहतर होता है, उसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिलता है। अब उसके बाद देखिए अर्जुन अवार्ड की हमने बात की थी 26 खिलाड़ियों की, वो नाम है, अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। खिलाड़ी प्लस उसका संबंधित खेल, ये दोनों बातें इसमें लिखी है। लेकिन आपको 2 नाम ऐसे हैं जो यहाँ पे याद रखने जरूरी है। वो कौन कौन से नाम है? नाम देखिएगा, एक है पारुल चौधरी और एक है मोहम्मद शमी। अब आप सोचेंगे कि ये 2 नाम मैंने आपसे क्यों बोले, इसके पीछे की क्या कोई वजह हो सकती है? तो दरअसल जो पारुल चौधरी हैं, एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, स्टीपल चेज नाम की एक प्रतियोगिता होती है जिसमें दौड़ना होता है। लेकिन स्टीपल चेज में होता क्या है कि बाधाएं आती है, तो जंप करना पड़ता है। जंप करते हैं तो फिर जमीन में पानी भी रहता है, कीचड़ भी रहता है, उससे ही बचना होता है। तो इस पूरी प्रतिस्पर्धा को दौड़ते हुए, कुछ बाधाओं को पार करते हुए, पानी से बचते हुए, आगे बढ़ते हुए जब कोई जीतता है रेस, तो यह 3000 मीटर, 5000 मीटर, ऐसे ही बड़ी बड़ी रेस होती है। तो इसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया, अच्छा प्रदर्शन किया। इसी वजह से यह पुरस्कार मिला है पारुल चौधरी को, एथलेटिक्स की है और यह उत्तर प्रदेश की है। उसके अलावा मोहम्मद शमी, सॉरी ये नहीं, मोहम्मद शमी, जिनको हम जानते हैं भारतीय क्रिकेट टीम में बॉलर के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनके बारे में भी जानना जरूरी है। उसके अलावा कुछ और बातें, जैसे अर्जुन पुरस्कार के जो खिलाड़ी हैं उन्हें 15 लाख रुपए पुरस्कार मिलता है। अब कोई आपसे पूछ ले कि अर्जुन पुरस्कार खेल की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1961 में इसकी
शुरुआत हुई थी। आगे देखिए, यहां पर जो प्रशिक्षक के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार है, मैंने आपसे कहा था नियमित श्रेणी है और नियमित श्रेणी के अलावा आजीवन श्रेणी है। 5 को मिला है यहां पर नियमित श्रेणी में और 3 को मिला है आजीवन श्रेणी में, और इसके लिए अलग अलग है। अगर कोई नियमित श्रेणी का है तो उसके लिए 10 लाख है, आजीवन श्रेणी में 5 लाख पुरस्कार है। शुरुआत कब हुई थी? तो 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी, और आजीवन 15 लाख और नियमित 10 लाख। मिला किसे है? ललित कुमार कुश्ती, आरबी रमेश शतरंज, महावीर प्रसाद सैनी पैराथलेटिक्स, शिवेंद्र सिंह हॉकी, गणेश प्रभाकर देवरुखकर मलखंभ, उसके बाद कोच का नाम स्पर्धा, जसकीरत सिंह ग्रेवाल गोल्फ आजीवन श्रेणी में, भास्करन ई कबड्डी आजीवन श्रेणी में, जयंत कुमार कुशीलाल टेबल टेनिस किसमें? आजीवन श्रेणी में। तो सवाल यह भी पूछ सकता है कि ये जो खिलाड़ी हैं किस खेल से संबंधित है, या ये कोच जो हैं किस खेल से संबंधित हैं, या इनमें से किसे यह द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, निम्नलिखित में से किसे द्रोणाचार्य का निमित्त का मिला है या तो लाइफ टाइम वाला मिला है। तो ये दोनों बातें इसमें पूछी जा सकती हैं। फिर उसके बाद एक और पुरस्कार होता है जिसको हम जानते हैं जीवन पर्यंत खेलों में उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 2002 में ही हो गई थी। ये ध्यानचंद जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है उससे अलग है। याद रखिएगा, वो जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जगह उसका नाम बदला गया है, लेकिन इस पुरस्कार की स्थापना इसी नाम से हुई थी 2002 में। मंजूषा कंवर बैडमिंटन, विनीत कुमार शर्मा हॉकी, कविता सेल्वराज कबड्डी। अब यहाँ पे देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 के बारे में यह जानकारी मिलती है जो जीता है, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1956 से 57 के दौरान। ये विश्वविद्यालय स्तर की प्रतियोगिता होती है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाला विश्वविद्यालय है, और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर कई बार यह प्रतियोगिता जीत चुका है, यानी कि यह ट्रॉफी मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी कई बार इसने जीती है। इसके अलावा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, अब उसके बाद तीसरे नंबर पे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, ये 3 थे क्रम में। अब बात की जाए कि थोड़ी सी चीजें और जान लेते हैं, जैसे कि जो हमारे खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो खेल रत्न पुरस्कार आपको पता है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर अब उसका नाम पड़ चुका है। तो उन्हें कुछ खास नाम से जाना जाता है, जैसे कि उनको एक खास नाम से जाना जाता है, हॉकी के जादूगर तो आप जानते हैं विजार्ड के नाम से जाना जाता है। उनके बारे में जो सबसे खास बात है वह यह है कि उन्होंने 28, फिर 1932, फिर 1936 जब ओलंपिक में इंडिया टीम का नेतृत्व किया था तो हॉकी मिली थी इंडिया को। चलिए अब देखिए कुछ और बातें हैं। भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम द बीच गेम 2024 का आयोजन कहां किया गया? दीव में। दीव कहां पर है? दीव नाम से जो याद आ रहा होगा वही है ये दादर एवं नगर हवेली, दमन और दीव, ये 2 जो केंद्र शासित प्रदेश से मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो इसी में दीव एक जगह है। अब उस दीव में क्या हुआ है, यहां पर अपने प्रकार का द बीच गेम्स 2024 पहला संस्करण एक तरह से कहा जाए, या पहली बार इस तरह का खेल हुआ है। कब कितनी बार हो चुका है? पहली बार हुआ है द बीच गेम 2024, यानी कि 24 के पहले 23 में इस प्रकार का नहीं हुआ था। और पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम जिसको हम बोलते हैं, याद रखिए किस प्रकार का है? मल्टी स्पोर्ट्स। बहुत सारे खेल खेले गए, लेकिन इसमें प्रदर्शन किसका है? प्रदर्शन सबसे अच्छा उसका था ऐसे राज्य का जिसके पास कोई समुद्र का किनारा नहीं है, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने 7 स्वर्ण जीते हैं और कुल 18 पदक जीते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखिए महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, उत्तराखंड, फिर उसके बाद मेजबान जो था यानी कि दादरा नागर हवेली, दी और दमन। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि उत्तराखंड भी कोई समुद्र का तट उसके पास भी नहीं है, लेकिन वह भी चौथे नंबर पे दिखाई देता है। प्रदर्शन अच्छा रहा। अब यहाँ पे देखिए कितने राज्य हैं, 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुए थे। और किन खिलाड़ियों के लिए था? तो 21 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए था। अब यह जो मैच हुआ दीव में कहां पे हुआ है? तो एक बीच है घोघला बीच, इस बीच का नाम याद रखिएगा। अब ये घोघला बीच क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह जो घोघला बीच है इसे ब्लू फ्लैग प्रमाणित किया गया है। अब आप पूछेंगे ब्लू फ्लैग प्रमाणित होने का मतलब क्या है? कि ऐसे बीच, समुद्र के तट, ऐसे किनारे जो पर्यावरण के अनुकूल हैं, जहां पर गंदगी नहीं है, अपशिष्ट का निपटान किया जाता है और वहां पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पर्यावरण के अनुकूल वह क्षेत्र बना रहे, किसी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान किसी मानवीय गतिविधि से ना हो। तो इस प्रकार के 12 समुद्र तट हैं भारत में जिन्हें ब्लू फ्लैग मिला हुआ है।
अब ये ब्लू फ्लैग देता कौन है, आप ये पूछेंगे। ब्लू फ्लैग से फायदा ये है कि जैसे पता चला कि भारत के कुछ बीच ऐसे हैं जहां पे ब्लू फ्लैग मिला है, तो देखने का मन करेगा ना, साफ सुथरा होगा, हर चीज बेहतर होगी, अपशिष्ट नहीं होगा, वहां गंदगी नहीं होगी, पर्यावरण वहां प्रभावित नहीं हो रहा है। तो इससे पर्यटन को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है। अब बात की जाए यहाँ पे कौन दे रहा है, तो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन यहाँ पर देता है। खेलों की बात करें तो बीच वॉलीबॉल, बीच बॉक्सिंग, बीच सॉकर, बीच कबड्डी, रस्साकशी, समुद्र तैराकी, मलखंब और भी हैं इसके अलावा, इन्हें शामिल किया गया था। चलिए अब उसके बाद अगला सवाल नहीं है, इससे जुड़ी जानकारी है, कितने मानदंडों के आधार पर यह जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है, तो यह आप बताइएगा 33 मानदंड है। लेकिन यह जो 33 मानदंड है, इन्हें चार प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है, यानी कि इन चारों में कुछ कुछ मानदंड हैं और इनको मिलाकर के 33 मानदंड बनते हैं। श्रेणी है 4 और मानदंड है 33। कौन कौन से हैं? जल की गुणवत्ता, पर्यावरणीय शिक्षा और सूचना, पर्यावरणीय प्रबंधन, सुरक्षा एवं सेवाएं। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किसे मिल सकता है। अब देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा। क्या है ये? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 कौन दे रहा है? अब ये आप बताइएगा मुझे। लेकिन मिला किसे है? राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा दिया गया है। किसे मिला है ये हम बताएंगे तब जब आपको पता होगा इसका कॉन्सेप्ट यह है कि यह दिया जाता है उन सभी भाषाओं के लिए जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल है। साथ में 2 और भाषाएं हैं, एक तो अंग्रेजी है और एक राजस्थानी है। तो कितनी भाषाओं को दिया जाता है? 24। तो उन 24 भाषाओं में साहित्य के क्षेत्र में जो रचनाएं हुई हैं उन 24 लोगों को मिलेगा। देगा कौन? राष्ट्रीय साहित्य अकादमी। पुरस्कार का नाम क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब बात की जाए, ये जो 24 पुरस्कार दिए गए हैं इस बार, उसमें से 9 कविताओं के लिए हैं, यानी कविता संग्रह के लिए हैं, 6 उपन्यास के लिए, 5 कहानी संग्रह के लिए, 3 निबंध के हैं और 1 आलोचना इसमें शामिल है। कुल मिलाकर इनकी संख्या वही होगी जो आप सोच रहे हैं। अब बात की जाए यहां पर मिलता क्या है साहित्य पुरस्कार में? ताम्रपत्र, उक्त पट्टिका मिलती है, शॉल मिलता है और इसके अलावा 1 लाख रुपए मिलते हैं। और शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1954 में हुई थी। चलिए अब आगे कुछ जो पुरस्कार विजेता है उनके नाम देख लीजिए। जैसे कि आपको मैंने बताया था, कविता से, उपन्यास से, लघु कथाएं, निबंध और साहित्यिक अध्ययन। साहित्यिक अध्ययन से तो एक ही है, ईवी रामकृष्णन, मलयालम में है। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा जिसमें हुई है वो कविता से हुई है। और हिंदी को कहां मिला है? हिंदी को इस बार जो मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, संजीव जी को मिला है और यह हिंदी के लिए मिला है। उसके अलावा अंग्रेजी के लिए नीलम शरण गौड़, अंग्रेजी के लिए। इसके अलावा कुछ और नाम जो आप देख सकते हैं आपके सामने है, अलग अलग भाषाओं के, डोंगरी के लिए है, संस्कृत के लिए अरुण रंजन मिश्रा है, कविता संग्रह के लिए मिला है। सारी भाषाओं के नाम आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ में ना आए तो थोड़ा सा बड़ा करके उसको जूम करके देख भी सकते हैं। चलिए 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एंडलेस बॉर्डर्स को। किससे सम्मानित किया गया है? गोल्डन पिकॉक से। अब क्या है देखिए, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, 54वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। अब आप मुझे बताइए 54वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां हुआ? फिलहाल के लिए यहाँ पे जो गोल्डन पिकॉक है वह मिला है एंडलेस बॉर्डर्स को। अब बात की जाए, यहां पर अभिनेता हैं ईरान के पौरिया रहीमी सैम, इन्हें मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पिकॉक अवार्ड। अब इसके अलावा बुल्गारिया के निर्देशक स्टीफन कोमांडेरेव को ब्लागास लेसन्स के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सिल्वर पिकॉक का अवार्ड मिला है। इसके अलावा जो भारतीय फिल्म निर्माता ऋषभ शेट्टी हैं उनके समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म कंतारा के लिए स्पेशल जूरी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उसके अलावा माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब आप पूछेंगे सत्यजीत रे, बड़ा नाम आता है, पता होना चाहिए कि सत्यजीत रे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दुनिया के महानतम फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है। इन्हें ऑस्कर भी मिल चुका है, इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। अब समझ जाइए कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अब आगे देखिए, दीपक कुमार मिश्रा द्वारा निर्देशित हिंदी कॉमेडी ड्रामा सीरीज पंचायत सीजन 2 ने प्रतिष्ठित पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT पुरस्कार जीता। ठीक है, अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसी के अंतर्गत यह बात बताई जा रही है। तो कौन सा है पहला? आप याद रखिएगा,
पंचायत सीजन 2 ने प्रतिष्ठित पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसी के अंतर्गत आप अगला देखिए, पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स आयोजन कहां हुआ? नई दिल्ली में हुआ, पहली बार हुआ। खेलो इंडिया तो बहुत पहले 2018 के आसपास शुरू हो चुका था, लेकिन यहाँ पे पैरा गेम की बात की जा रही है, पैरा एथलीट के लिए बात की जा रही है। तो 2024 में पहली बार खेला गया नई दिल्ली में। हरियाणा इसमें शीर्ष पर रहा 105 पदक के साथ, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे, तमिलनाडु तीसरे नंबर पे। उसके बाद आधिकारिक शुभंकर क्या है? उज्ज्वला है। और उज्ज्वला क्या है? एक गौरैया है। तो आपसे पूछ ले कि इस बार जो खेलो इंडिया पैरा गेम का आयोजन हुआ, कहां हुआ? खेलो इंडिया पैरा गेम का आयोजन पहली बार कब हुआ? खेलो इंडिया पैरा गेम का शुभंकर कौन है? खेलो इंडिया पैरा गेम में पहला राज्य कौन है, यानी कि शीर्ष पर कौन है? हरियाणा है। उसके अलावा कितने खेलों को शामिल किया गया? 7। कितने सवाल बन सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन अभिनव चौधरी को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु श्रेष्ठ दिव्यांगजन की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? कला, संस्कृति एवं समाज सेवा। ठीक है, साधारण सी बात है, सीधी बात है। अब अगले सवाल पे आते हैं। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है शैनिस पलासियोस ने, और है कहां की? निकारागुआ की है। अब आप पूछेंगे कि निकारागुआ की यह जो है शैनिस हैं, इसके अलावा क्या कोई निकारागुआ से जीता है? तो जी नहीं, निकारागुआ से पहली ऐसी महिला है जो मिस यूनिवर्स बनी है। इसके अलावा 23 वर्षीय श्वेता शारदा भारत की, यानी कि भारत में भी कहा, चंडीगढ़ की थी, वो इसमें शामिल हुई थी, पर वो विजेता नहीं रही। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। किसे किया गया? नंदिनी दास को किया गया। नंदिनी दास जो है, याद रखिएगा, इन्हें ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला है, पुस्तक पुरस्कार। और यह जो है भारतीय मूल की लेखिका है, नागरिकता नहीं है लेकिन भारतीय मूल की हैं, और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर हैं। तो इनका संबंध कहां से है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से। और वैश्विक सांस्कृतिक समझ इनकी बेहतर है, इस बात पर इन्हें यह पुरस्कार मिला है। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? पोर्टिक इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। ठीक है, तो इनकी रचनाकार कौन है इस पुस्तक के, वो भी आपको पता रहना चाहिए। अब इस पुरस्कार की बात करें, यानी ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार, पुस्तक पुरस्कार की स्थापना 2013 में हुआ। पहले इसका नाम क्या था? नाइफ अल रोधन पुरस्कार। अब बात किया जाए, यह पुरस्कार गैर काल्पनिक साहित्य के असाधारण कार्यों के लिए दिया जाता है, मतलब जिस साहित्य में कल्पना नहीं दिखाई देती है वहां पर। पुरस्कार राशि 25,000 ब्रिटिश पाउंड है। आगे देखते हैं, वर्ष 2023 के लिए बैलोन डी ओर पुरस्कार किसे मिला? लियोनल मेसी को मिला। नाम याद रखिएगा, बैलोन डी ओर पुरस्कार किससे मिल रहा है? लियोनस मेसी को मिल रहा है। अब लियोनेल मेसी जो हैं, किसके खिलाड़ी हैं? फुटबॉल के हैं। कितनी बार मिल चुका है? 8 बार। फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार यह माना जाता है इसे, और 1956 से दिया जा रहा है। हर साल यह किसी व्यक्ति को, फुटबॉल के व्यक्ति को, किसी देश के या किसी लीग के व्यक्ति को दिया जाता है। लेकिन कब से? 1956 से। पुरुष की बात की, वो 2018 से महिला को भी देने की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। पहला NIB नेवीज इंटेलेक्चुअल बीकन पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे किया गया? कमांडर M अरुण चक्रवर्ती को। किस लिए? एक प्रकार का निबंध पुरस्कार जैसा था। ठीक है, और यहां पर देने वाले कौन व्यक्ति थे? नौसेना स्टाफ के प्रमुख CNS एडमिरल R हरि कुमार। अगला देखिए, USA का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया। सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार देश कौन सा है? USO है। और व्यक्ति कौन है? अशोक गॉडगिल और सुब्रा सुरेश। तो अशोक गॉडगिल और सुब्रा को कहां मिला है पुरस्कार? अमेरिका मिला है, USA में। और कौन सा पुरस्कार मिला है? सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार। ठीक है, अब ये वहीं पर विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं जो अशोक हैं, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में। इसके अलावा जो बात की जाए, दूसरी जो है सुब्रा है। सुब्रा जो है वहां पर आप देखेंगे तो यह यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में प्रोफेसर है। किसमें? नेशनल साइंस फाउंडेशन में। ठीक है, अब चलिए आगे। क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। अभी हाल ही में हुआ था, कुछ महीने पहले। अब जो ऑस्ट्रेलिया है 6वीं बार वर्ल्ड कप जीता है। अब आप सोचिए, इंडिया कितनी बार जीता है? 2 बार जीता है। अब बात की जाए तो भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा था, 10 मैच तो लगातार उसने जीते। हारा कौन सा? एक ही मैच, वो भी फाइनल। तो यहां पे जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया। और हारा नहीं, उपविजेता हम कहेंगे अपनी तरफ से। उपविजेता कौन रहा? भारत रहा। विश्व कप 2023 के फाइनल में
141 रन बनाए थे एक खिलाड़ी, कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के, नाम क्या था, ट्रेविस हेड। इन्हें मैन ऑफ द मैच मिला। और जो विराट कोहली थे इन्हें मैन ऑफ द सीरीज मिला, पूरे टूर्नामेंट के लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला। सर्वाधिक रन विराट कोहली ने ही बनाए थे 765 रन। उसके बाद सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर ग्लेन मैक्सवेल, सर्वाधिक शतक क्विंटन डिकॉक, सर्वाधिक छक्के रोहित शर्मा 31, सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी 24, सर्वाधिक आंकड़े मोहम्मद शमी, सर्वाधिक विकेट आउट क्विंटन डिकॉक और सर्वाधिक आउटफील्ड कैच डेरिल मिशन। देखिए जो सर्वाधिक में आप देखेंगे तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी बहुत सारे दिखेंगे। तो अपने आप में बड़ी उपलब्धि दिखती है कि भारत ने न सिर्फ 11 में से 10 मैच खेले बल्कि एक बहुत अच्छे परफॉर्मर की तरह खेले और जीते। 37वां राष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया, कहां आयोजित किया गया, गोवा में। 80 स्वर्ण, 69 रजत और 79 कांस्य सहित कुल 228 पदक किसे मिले, महाराष्ट्र को। और महाराष्ट्र इसमें पहले नंबर पर रहा, राज्यों की श्रेणी में पहले नंबर पर। अब बात की जाए, महाराष्ट्र ने राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी जीती है। अब आपके सामने सवाल आता है कि राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी क्यों मिली इन्हें, क्योंकि सर्वाधिक पदक जीते हैं। जो राष्ट्रीय खेल आयोजन होता है उसमें सर्वाधिक पदक जीतता है उसे कौन क्या मिलता है, राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी। ये सवाल बन सकता है। अब यहां पे कुछ और बातें हैं कि ओलंपिक तैराक श्री हरि नटराज 8 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य को 37वें नेशनल गेम के लिए क्या मिला, सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया। तो याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट जो चुना गया है वह कौन है, एक तैराक हैं और ओलंपिक तैराक हैं। नाम क्या है, श्री हरि नटराज। तो श्री हरि नटराज का संबंध किससे है, तैराकी से। सवाल ये भी आ सकता है, हो सकता है ये सब आई ना, बाकी सारी चीजें साइड हो जाएं। जिम्नास्ट संयुक्ता प्रसेन काले और प्रणति नायक, ठीक है, संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुना गया। अब उसके बाद नेशनल गेम 2023 ओलंपिक से प्रेरित भारत का अपना मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। तो भारत का अपना मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट किसे कहा जाता है, नेशनल गेम को कहा जाता है। अब उसके अलावा कुछ और खेल जो इसमें जोड़े गए उनके नाम देख लीजिए। इस साल इवेंट में क्या जोड़ा गया, स्के मार्शल आर्ट, रोल बॉल, सेपक टकराव, कलारी पट्टू, पेंचक सिलेट और मिनी गोल्फ। ये सारे नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा खेल शामिल हुआ है या नहीं हुआ है। झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता, भारत ने जीता। किसको हराकर जीता, जापान को हराकर जीता। कहां मैच हुआ था, रांची में हुआ था। रांची में जापान को भारत ने हराया और जिस पुरस्कार को जीता या जिस खिताब को जीता उसको कहेंगे झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 को। ठीक है, अब अगला सवाल जो है उसमें जाने के पहले एक दो महत्वपूर्ण जानकारी कि दूसरी बार भारतीय टीम ने यह झारखंड महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 पुरस्कार जीता है। तो इसे राज्य स्तरीय पुरस्कार मत समझ लीजिएगा, भारत ने चीन को हराया था, पुरस्कार का नाम झारखंड लगा है, लेकिन सॉरी जापान को हराया था। अब देखिए एशियन पैरा गेम 2023 में भारत ने कितने पदक जीते, 111 पदक जीते। कहां हुआ था एशियन पैरा गेम, तो आप बताएंगे हांगझू चीन में आयोजित हुआ था। पदकों की संख्या 29 स्वर्ण 31 रजत और 51 कांस्य पदक के साथ भारत का स्थान कौन सा रहा, 5वें स्थान पर रहा। लेकिन बात की जाए कि क्या यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, तो भारत का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। भारत ने कभी भी एशिया पैरा गेम में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है जो यह चीन में हुआ है, लेकिन फिर भी पहले नंबर पे अभी नहीं आया है। पहले नंबर पे कौन था कुल ओवरऑल में इस बार, चीन, ईरान, जापान, दक्षिण कोरिया, 4 तो ये हो गए और 5वां कौन सा है, भारत है। चलिए आगे देखते हैं। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है DY चंद्रचूड़ को। अब ये नाम आप सोच रहे होंगे कैसे आ गया ग्लोबल लीडरशिप में। देखिए DY चंद्रचूड़ कौन है, आपको पता है, मुख्य न्यायाधीश। अब यहां पे देखिए हार्वर्ड लॉ स्कूल के सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन द्वारा यह सम्मान दिया गया, यह अवार्ड दिया गया। और बात यही कि जो DY चंद्रचूड़ हैं LLM और डॉक्टर ऑफ ज्यूरिडियल, यह जो है इसकी डिग्री उन्हें कहां मिली, डिग्री हार्वर्ड लॉ स्कूल से प्राप्त हुई है, यहीं से जहां से यह सम्मान दिया जा रहा है, तो याद रखिएगा। अब देखिए यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया जीना महसा अमीनी को। अब यह अस्तित्व में नहीं है, लेकिन बात यह है कि इन्हें पुरस्कार क्या मिला, यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023। किस लिए मिला, आपको पता है कि जो ईरान है वहां पर ड्रेस कोड को लेकर के, महिलाओं को ड्रेस कोड को लेकर के कानून बना, जिसके बाद उसका विरोध हो रहा था। इसी विरोध में उनके जीवन
के ऊपर खतरा आया और जो चीजें थी आपको पता ही हैं। और फिर इसी वजह से कि उनके द्वारा शुरू हुआ एक जो आंदोलन है ईरानी महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन, दुनिया भर में इसका नाम ट्रेंड हुआ। इस आंदोलन के बारे में लोगों ने सुना, जाना और इन्हीं को यानी कि जीना महसा अमीनी और ईरानी महिला जीवन पर जीवन स्वतंत्रता आंदोलन, इन दोनों को मिला करके मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों को मिला है, ये बात याद रखिएगा। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को मिला है। भारत में प्रसिद्ध राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात करें कब शुरुआत हुई? 1954। बहुत सारी शुरुआतें आप देख रहे हैं 1954 में हुई हैं। इसके पहले भी कुछ शुरुआत आपने देखी होगी 1954 में हुई थी। इसके अलावा देखें कुछ और सवाल आ सकते हैं कि इस अवसर पर प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के अवार्ड अभिनेत्री किसे मिलता है? वहीदा रहमान को मिलता है। तो याद रखिएगा दादा साहब पुरस्कार, फाल्के पुरस्कार किसे मिला? वहीदा रहमान को मिला। वर्ष 1971 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार वहीदा रहमान ने जीता था। 1972 में वहीदा रहमान को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2011 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कितने सम्मान मिले हैं वहीदा रहमान को पता होना चाहिए। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इनका बड़ा योगदान रहा है। अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, इसलिए हम इतना कुछ याद कर रहे हैं। अब बात आती है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में कुछ और चीजें जो जानना जरूरी है। देखिए, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी, संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म RRR, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाजन गोदावरी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन पुष्पा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी, कृति सेनन और मिमी के लिए यानी कि 2 अभिनेत्रियों को मिला है। सर्वश्रेष्ठ सहायक निर्देशक पंकज त्रिपाठी मिमी, सहायक अभिनेता, ठीक है, सहायक अभिनेत्री पल्लवी जोशी द कश्मीर फाइल। उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार भाविन रबारी छेलो शो और विशेष जूरी पुरस्कार शेरशाह। चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ परिवर्तन हुआ है इन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में, कुछ परिवर्तन हुआ है। जैसे नाम को लेकर के हुआ है कि किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए पुरस्कार था इंदिरा गांधी पुरस्कार। तो अब क्या होगा, वह अब जो पुरस्कारों की घोषणा होगी उसमें याद रखिएगा अब सर्वश्रेष्ठ, अब यह होगा नाम निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म, नाम ही यही होगा पुरस्कार का, निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म। किसकी जगह पे? इंदिरा गांधी पुरस्कार की जगह पे। उसके अलावा राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार था। अब यहां पे कुछ बदलेगा और नाम क्या होगा? राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, यह पुरस्कार का नाम होगा। दादा साहब फाल्के की पुरस्कार राशि कितनी होगी? वह 10 लाख से बढ़कर अब 15 लाख हो चुकी है। इसके अलावा स्वर्ण कमल और इसके अलावा एक और है वह भी दिया जाएगा, रजत कमल। तो यह देखिए स्वर्ण कमल और रजत कमल, इसमें स्वर्ण कमल में 3 लाख, रजत कमल में 2 लाख मिलेंगे। स्वर्ण कमल में किसे किसे मिलेगा? देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, पहली फिल्म, संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म, निर्देशन और बच्चों की फिल्म, ये आएगी स्वर्ण कमल में। रजत कमल में कौन कौन सी आएगी? राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सभी अभिनय श्रेणियों के लिए, सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए, संगीत तथा ऐसी अन्य श्रेणियों के लिए, ये आ गई रजत कमल। तो याद रखिएगा ये कौन किसके अंतर्गत आ रही है? स्वर्ण कमल और रजत कमल के अंतर्गत आ रही है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला? तमिल लेखक शिवशंकरी को मिला। उनके संस्मरण सूर्यवंशम के लिए, सूर्यवंशम भी कहीं लिखे मिलेगा, कहीं सूर्यवंशम भी मिलेगा। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन। कब से शुरुआत हुआ है? 1991 से के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन में यह जो पुरस्कार दिया जाता है किसे दिया जाता है? 8वीं अनुसूची में जो दर्ज भाषाएं हैं उनमें उत्कृष्ट साहित्यिक प्रदर्शन करने वाली लोगों को मिलता है। किसको? जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत दर्ज भाषाएं हैं उनमें से प्रतिवर्ष मिलता है। अब बात की जाए इसी में के बिरला फाउंडेशन द्वारा एक सरस्वती सम्मान जो यह है, यह शुरू हुआ है, याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और भी हुए हैं, जैसे व्यास सम्मान है 1991 में के बिरला के द्वारा, और भी है सरस्वती के अलावा व्यास के अलावा बिहारी बिहार से संबंध नहीं है। ठीक है, सरस्वती सम्मान 1991। ठीक है, व्यास सम्मान भी 1991। 33वां व्यास सम्मान किसे मिला है? पुष्पा भारती। किस भाषा के लिए मिलता है जो व्यास सम्मान है?
तो व्यास सम्मान मिलेगा हिंदी के लिए, बीते 10 सालों में हिंदी के लिए जिसने कुछ किया हो उसको मिलेगा, याद रखिएगा। व्यास सम्मान का संबंध हिंदी भाषा से है और 10 वर्ष में इसकी कुछ उपलब्धि रही है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, उसके लिए है। और जो बात की जाए सरस्वती सम्मान की, तो सरस्वती सम्मान जो है 8वीं अनुसूची की 22 की 22 भाषाओं के लिए है। और बिहारी सम्मान, जो बिहारी सम्मान की बात करें तो बिहारी सम्मान राजस्थानी रचना के लिए है, राजस्थान की रचना के लिए है। और मिलेगी किसे? जो राजस्थान में रहने वाला कोई व्यक्ति होगा, यानी कि राजस्थान का नागरिक हो, या तो 7 साल से किसी दूसरे राज्य का भी हो, तो 7 साल राजस्थान में उसको कम से कम रहा हो। ठीक है, ये सारी बातें याद रखिएगा। 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, किसे? जॉन फॉसे को किया गया। अल्फ्रेड नोबेल की याद में यह 1901 से प्रत्येक वर्ष कब से 10 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि पर किसके द्वारा? नोबेल फाउंडेशन द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। स्थापना कब हुई थी? 29 जून 1900 में। और दिया कब गया पहली बार? 1901 से दिया गया। तारीख क्या है? 10 दिसंबर की तारीख। अब क्या सारे पुरस्कार एक ही जगह दिए जाते हैं? सवाल आता है कभी कभी। तो याद रखिएगा 1968 से स्वीडिश बैंक द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई थी। तो कुल जो है 6 है, और जो 6वां है 1968 में स्वीडिश बैंक द्वारा शुरू किया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अब बात की जाए, शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। आपसे कभी कोई पूछे कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहां दिया जाता है, तो आप कहेंगे कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। लेकिन बाकी के जो 5 हैं वो कहां दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, बाकी के 5 कहां दिए जा रहे हैं? स्टॉकहोम में दिए जा रहे हैं। स्टॉकहोम कहां है? स्वीडन की राजधानी है। ठीक है, और जो ओस्लो है नॉर्वे की राजधानी, वहां पे शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है। ठीक है, अब बात की जाए प्रत्येक वर्ष एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है? 3 लोगों को, यानी कि मिलाकर भी दिया जाएगा तो अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा किसी एक क्षेत्र में। तो ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या मिलता है, यह भी सामने, 1 स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की धनराशि। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां पर नोबेल पुरस्कार विजेता जो कैटेगरी है और जो कार्यक्षेत्र है। अब बात की जाए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार की, किसे मिला है? कैटालिन कारिको और ड्रू वीजमैन, हंगरी और यूएसए से संबंधित हैं। इन्हें किसे मिला है? यहां तो अपने बारे में देखा जाए तो न्यूक्लियोसाइड बेस में जो परिवर्तन होता है, या तो कोविड-19 जो टीके हैं उनके निर्माण विशेष अनुमति के लिए। उसके अलावा भौतिकी में नोबेल के लिए मिला है पीरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्राउन, एनी एल व्हीलियर, फ्रांस, हंगरी, फ्रांस। इलेक्ट्रॉन में गतिशीलता को देखने के लिए मिला है। नोबेल पुरस्कार रसायन की बात करें तो मोंगी जी बावेंडी यूएसए, लुई ई ब्रूस यूएसए, एलेक्सी आई एकिमो रूस। अब इन्हें मिला है क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए, 3 ही हुआ है। अभी देखिए शांति में नरगिस मोहम्मदी ईरान की हैं, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई तथा सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता हेतु उनके संघर्ष के लिए। ठीक है, अब उसके बाद अर्थशास्त्र में नोबेल क्लॉडिया गोल्डिन यूएसए की हैं, श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने हेतु श्रम बाजार में स्त्री पुरुष का क्या योगदान है और उसमें किस प्रकार से भेदभाव देखने को मिलता है, वह जाहिर करती हैं। कौन? क्लॉडिया, यूएसए की हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र में नोबेल किसने शुरू किया था? स्वीडन ने। ठीक है, स्वीडन में किसने? स्वीडन तो बोल दिया, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, स्वीडिश बैंक के द्वारा किया गया था। इस तरह के सवाल आते हैं जो उस वक्त लगता है सब कुछ पढ़ा है, लेकिन फिर दिक्कत होती है। अबू धाबी मास्टर 2023 प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। अब आपको यह तो पता होना चाहिए ना कि अबू धाबी किस देश की राजधानी है। अगर पता है तो कमेंट करके बताइए। अब देखिए, भारतीय महिला युगल जोड़ी अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रेस्टो ने यहां पर महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया, और महिला एकल में उन्नति हुड्डा ने अपना महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और सोना लेकर आई। अबू धाबी में इसका आयोजन हुआ था, और अबू धाबी कहां है ये आप मुझे बताएंगे, किस देश की राजधानी है। चलिए, 19वां एशियाई खेल आयोजित किया गया चीन के होंगझाऊ में। कब? 19वां। कौन सा एशियाई खेल आयोजन? कहां? चीन के होंगझाऊ में। यहां पे भारत की स्थिति अगर देखें तो भारत 4थे स्थान पर रहा, कुल पदक 107। अब यहां पे शुरुआत किससे होती है? पहले स्थान पर चीन, फिर जापान, फिर दक्षिण कोरिया, पहले दूसरे तीसरे पर। 20वां कहां होगा, यह भी सवाल आ सकता है। तो 20वां आपसे कोई पूछेगा तो आप कहां बताएंगे? जापान के आईची में होगा। जापान और जापान के आईची भी पता रहेगा तो और बेटर है। वर्ष 2023 के लिए बुकर पुरस्कार जीता, किसने जीता? पॉल लिंच ने जीता।
उसके बाद अंग्रेजी में यह लिखी गई है, यह महत्वपूर्ण बात है। और बुकर पुरस्कार के बारे में सबसे खास बात यह है कि यह अंग्रेजी में ही लिखी जाएगी, तभी बुकर पुरस्कार मिलेगा। साथ साथ कोई रचना अंग्रेजी में लिखी गई है और साथ में यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित उपन्यास हो, यानी कि इस जगह पे वह प्रकाशित हो, तभी मिलेगा। अब यहां पे किसे मिला है? प्रोफेट सॉ कृति के लिए मिला है। कितना धनराशि मिलता है? 50,000 यूरो यहां पर मिला है। चलिए अब आगे देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 2023 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? 84 कलाकारों को किया गया है। नाम क्या है? संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 2023। अब यहां पे बात क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है 75 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय कलाकारों को सम्मानित करना। तो आप समझ गए होंगे किसे मिला होगा, कोई डाउट नहीं है। 70 पुरुषों और 14 महिला कलाकारों को यहां पर पुरस्कार दिया गया है। क्या क्या मिला है? ताम्रपत्र मिला है, अंगवस्त्रम मिला है और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिला है। और सम्मान तो ये अपने आप में अलग से को कह सकते हैं, या तो इसी को आप सम्मान कह सकते हैं। वर्ष 2023 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितने लोगों को? 12 लोगों को। पुरस्कार क्या है? शांति स्वरूप भटनागर। आपके सामने ये नाम आया कि शांति स्वरूप भटनागर कौन है? एक नाम आपने सुना होगा, CSIR। CSIR के संस्थापक एवं निदेशक हैं शांति स्वरूप भटनागर। अब CSIR क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसका संस्थापक भी हैं, निदेशक भी रह चुके हैं, दोनों रह चुके हैं। नाम क्या है? शांति स्वरूप भटनागर। और इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार का नाम पड़ा है। कितने लोगों को मिला है? 12 लोगों को मिला है। किस किस विषय में मिलता है? विषय देख लीजिए। यहां पर इन्हें जो मिलेगा, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर तथा ग्रह विज्ञान, अभियांत्रिकी विज्ञान यानी कि इंजीनियरिंग की बात हो रही है, गणितीय विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की बात हो रही है। और ये वो लोग होंगे जो 45 साल से कम उम्र के होंगे, यानी कि 45 साल से कम उम्र के लोगों को ही यह दिया जाएगा 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र के साथ। तो विजेताओं की सूची आपके सामने है, आप चाहे तो देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, आपके पास पर्याप्त सुविधा है। फिलहाल के लिए इसको देखते हैं, साथ साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर स्वाति नायक को। अब देखिए नाम क्या है? नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड। नॉर्मन बोरलॉग ऐसे व्यक्ति हैं दुनिया में कृषि क्रांति के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब बात की जाए कि यह जो पुरस्कार है यह भी कृषि क्षेत्र से ही संबंधित होगा, जो मिला है स्वाति नायक को। अब यहाँ पे इसमें $10,000 और पुरस्कार के लिए के रूप में डिप्लोमा दिया जाता है। अब बात की जाए नॉर्मन बोरलॉग की, तो कृषि और खाद्य क्षेत्र के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान था। 40 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को ही यह दिया जाता है। हरित क्रांति के मुख्य वास्तुकार माने जाते हैं। और इसके अलावा नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के लिए प्रमुख हैं और एक MS स्वामीनाथन है, लेकिन इनका संबंध क्षेत्र अलग अलग है। एक भारत से संबंधित है, एक दुनिया भर से संबंधित है, लेकिन योगदान इनका हर जगह देखने को मिलता है। ठीक है, 40 वर्ष से कम आयु के लोगों को मिलेगा यह पुरस्कार। वर्ष 2023 में एशिया कप चैंपियन कौन है? भारत। श्रीलंका को हराया 10 विकेट से। और श्रीलंका को किस तरह से हराया? तो उसमें 50 रन पर ऑल आउट कर दिया। और भारत 8 बार एशिया कप जीत चुका है। कब कब जीता? 84, 88, 90, 91, 95, 10, 16, 18 और 6 बार यह खिताब जीता है श्रीलंका ने। अगर श्रीलंका यह खिताब जीत जाती तो भारत के साथ हो जाते, श्रीलंका के भी साथ हो जाते, लेकिन अभी भारत अपनी बढ़त है उसे और ज्यादा बढ़ा लिया है। अब अगला देखिए, एशिया कप 2023 पुरस्कारों की सूची में भारत 8वां खिताब, पुरस्कार राशि श्रीलंका की राशि, मैन ऑफ द टूर्नामेंट कुलदीप यादव, सर्वाधिक रन बनाए शुभमन गिल ने, मैन ऑफ द मैच कौन रहा फाइनल का? मोहम्मद सिराज रहा। और सर्वाधिक विकेट किसे मिले? M पाथिराना, जो कि श्रीलंका के बॉलर हैं। अब सबसे ज्यादा 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, कौन है? विराट कोहली। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा 13,000 जो रन बनाए हैं, सबसे तेज बनाया है। 13,000 से ज्यादा रन तो और भी लोग बना चुके हैं। सचिन तेंदुलकर एक नाम तो जानते हैं, और भी नाम है, लेकिन उनकी गति बहुत तेज थी। गति कैसे तेज थी इसको समझिए। कोहली ने सिर्फ 267 पारियां खेली और 267 पारियों में उन्होंने 13,000 रन बनाए, जबकि सचिन को कितने लगे थे? 321 पारियां लगी थी। उसके बाद रिकॉर्ड जो यह बना है, ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले 13,000 रन बनाने वाले 5वें खिलाड़ी हैं।
आपको मैंने एक नाम तो बताया था जो सबसे ऊपर है लिस्ट में, सचिन तेंदुलकर 18,426, कुमार संगकारा 14,234, रिकी पॉन्टिंग 13,704, सनत जयसूर्या 13,430, 13,000 विराट कोहली के अभी बने हैं 5वें नंबर पे। तो देखिए पहले नंबर पे भारत है, 5वें नंबर पे भारत है, सनत जयसूर्या अभी खेल नहीं रहे, रिकी पॉन्टिंग अभी खेल नहीं रहे, कुमार संगकारा भी अब नहीं दिखते हैं, और सचिन तेंदुलकर भी नहीं है। तो अभी जो खेल रहे हैं खिलाड़ी उसमें सर्वाधिक कौन है? विराट कोहली है। अब बात आती है कि आपके हिसाब से कि यहां पर कौन किस हद तक खेलेगा, कितने रन बनाएगा, हर किसी का अपने एक ओपिनियन होगा। आप अपने ओपिनियन चाहे तो बता सकते हैं, क्या स्थिति आपको लगती है, जो अगर आप मैच के इंटरेस्टेड हैं तो। बाकी हम आगे तो बढ़ेंगे ही। चलिए देखिए, यूएस ओपन 2023 खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी जीत थी, क्योंकि इनकी जीत के साथ ही ग्रैंड स्लैम जीतने में इनकी संख्या हो गई 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। कौन सा जीता है? यूएस ओपन। यूएस ओपन कहां होता है? न्यूयॉर्क में होता है। तो 4 ग्रैंड स्लैम जो होते हैं उसमें से एक होता है यूएस ओपन, और साल में शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की तरफ से होती है और जो खत्म होता है चारों यूएस ओपन जो ग्रैंड स्लैम है, जो चौथा ग्रैंड स्लैम साल का होगा वह यूएस में होगा। तो यूएस ओपन जीता, इसके साथ 24 बार ग्रैंड स्लैम चारों को मिला के टोटल जीत चुके हैं नोवाक जोकोविच। एक बड़ी उपलब्धि है। अब यहां पे कुछ और बातें की जाएं कि जैसे अगर आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं कि नोवाक जोकोविच के बारे में आप क्या बताएंगे कि कितने उन्होंने जीते हैं, तो आप बताएंगे 24 जीते हैं। नोवाक जोकोविच ने अभी हाल में कौन सा जीता है? यूएस ओपन जीता है। या तो इनका संबंध किस देश से, अगर आप चाहें तो वो भी बता सकते हैं। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और जाहिर कर सकते हैं कि आपका जवाब कितना सही है नहीं है। फिलहाल के लिए अब आगे बढ़ते हैं। महिला एकल फाइनल में 19 वर्षीय अमेरिकी कोको गॉफ ने जीता है। अमेरिका की है, याद रखिएगा। अब यहां पे एक बात आपको याद रखनी है, यहां पे आपको याद यह रखना है कि जो कोको गॉफ है अमेरिका के हैं, ठीक है, और इन्होंने अपना पहला खिताब जीता है महिला का। तो कोको गॉफ कौन है? अमेरिका की हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। पहली बार उन्होंने जीता है यूएस 2023 का जो ग्रैंड स्लैम था, यूएस ओपन 2023, और ये इनका पहला था, ठीक है। अब इसके अलावा डूरंड कप 2023 की विजेता फुटबॉल टीम है मोहन बागान। अब डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, आप चाहें तो ये बता सकते हैं। फुटबॉल की टीम है, आप समझ गए होंगे, यहाँ पे नाम लिखा हुआ, विजेता कौन फुटबॉल टीम है, यही सवाल था। तो ये सवाल इस तरह के आते रहते हैं। चलिए अब थोड़ा सा जो हम ग्रैंड स्लैम की बात कर रहे थे, 4 होते हैं। शुरुआत होती है साल में ऑस्ट्रेलिया ओपन से, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन पहली बार शुरू कब हुआ? 1905 में। कहां होता है? मेलबर्न में होता है। इसका जो कोर्ट होता है, जो सरफेस होता है, खेल के मैदान एक तरह से कहें, वह होता है हार्ड। फिर होता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन होता है पेरिस में, वह 1925 से चल रहा है, और इसका जो कोर्ट होता है क्ले होता है। उसके बाद विंबलडन। विंबलडन सबसे पहले शुरू हुआ था 1877 में, और कहां होता है? लंदन में होता है, और इसका मैदान किस प्रकार का है? घास वाला मैदान है। उसके बाद यूएस ओपन। यूएस ओपन जो है 1881 में शुरू हुआ था, और यह न्यूयॉर्क में होता है, और इसका मैदान किस प्रकार का है? हार्ड है। तो शुरुआत जब हुई विंबलडन की तो ग्रास, फिर उसके बाद यूएस ओपन हार्ड, फिर उसके बाद हम देखेंगे तो फिर हार्ड आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन आता है जो क्ले है। तो सवाल इनमें से किसी चीज से भी बन सकते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। अभी बात करें, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ होगा, सीधी सी बात है 2024 में, शुरुआत उसी से होती है, साल की शुरुआत। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में विजेता कौन रहा है 2024 का, यह सवाल पूछा जा सकता है। तो इटली के युवा टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर, बेलारूस की आरियाना सबालेंका जो विजेता रही हैं, मतलब सिंगल पुरुष में और सिंगल महिला में। टेनिस इटली के हैं, नाम क्या है? यानिक सिनर। पुरुष में, महिला में बेलारूस की हैं आरियाना सबालेंका। उसके अलावा देखिए रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डेन, ये दोनों मिलके इन्होंने जीता है। पुरुष जो होता है 2 लोग मिलकर जब खेलते हैं। अब यहां पे देखिए महिला युगल में देखिए तो ताइवान के टेनिस खिलाड़ी हसी टू वेई और बेल्जियम की एलिस मर्टेंस है। अब मिश्रित में देखिए तो देखिए ताइवान के हसी सू वेई और पोलैंड की जान जिलिंस्की। ये सारे मैंने आपको बता दिए, लेकिन देखिए यहाँ पे एक नाम आता है, और बहुत ज्यादा उम्र में चूंकि रोहन बोपन्ना ने यह उपलब्धि हासिल की है, मिश्रित युगल में जीता है। साथ में कौन थे? मैथ्यू एब्डेन थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ही हैं। तो ये सवाल पूछा जा सकता है। ऊपर की ये बातें तो हैं ही महत्वपूर्ण, कहां होता है यह भी महत्वपूर्ण है। चलिए, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया
किसे? प्रधानमंत्री को। अब क्या पुरस्कार है लोकमान्य तिलक पुरस्कार, यह पूछा जा सकता है। लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर यह पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि जहां तक मुझे अंदाजा है 1 अगस्त 1920 को उनकी पहली पुण्यतिथि थी। अब बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई, तो तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा 1938 में इसकी स्थापना होती है और प्रधानमंत्री मोदी इसको प्राप्त करने वाले 41वें व्यक्ति हैं। तो ये बातें महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह पुरस्कार मिला है और किसे मिला है इतना भी महत्वपूर्ण रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि शतरंज विश्व कप 2023 के विजेता कौन है? मैग्नस कार्लसन। कहां के खिलाड़ी हैं? नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। इनका संबंध कहां से है? नॉर्वे से है। भारत के 18 वर्षीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद फाइनल मुकाबले में थे। भारत के थे ग्रैंड मास्टर, नाम क्या है? आर प्रज्ञानंद, लेकिन हारे किससे? नॉर्वे के खिलाड़ी से, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रज्ञानंद जो है विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, इसलिए यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये ग्रैंड मास्टर कब बने थे? ग्रैंड मास्टर बने थे 12 साल की उम्र में। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन है? स्पेन है। यहां पे महिला टीम की बात हुई है। हराया किसे? इंग्लैंड को। फाइनल मुकाबला कहां हुआ था? फाइनल मुकाबला हुआ था सिडनी में। सिडनी कहां है? आप एक बार देखिए जरा, या कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। चलिए, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता टीम कौन है? भारत है। किसको हराया? मलेशिया को हराया। कितनी बार भारत विजेता रहा? 4 बार भारतीय टीम विजेता रही। सबसे अधिक बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीती है? भारत जीती है। और दूसरे नंबर पे कौन जीता है? पाकिस्तान 3 बार जीता है और भारत ने 4 बार जीता है। यही महत्वपूर्ण बात थी। लेकिन इस बार जो एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, कहां हुई थी? भारत में हुई थी, चेन्नई में हुई थी। और मैं स्टेडियम जो है, स्टेडियम याद रखिएगा, राधा कृष्णन स्टेडियम में हुआ था। ना भी हो तो राज्य कौन सा, इतना भी बहुत महत्वपूर्ण है। विंबलडन 2023 का खिताब कार्लोस अल्काराज, ये 2023 का है, याद रखिएगा। नोवाक जोकोविच को हराकर इन्होंने जीता था। चलिए पुरानी बात है, अब आगे बढ़ते हैं। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है, भारत ने जीता है। किसको हराकर? ईरान को हराकर भारत ने जीता है। और कोरिया गणराज्य के बुसान में हुआ था। हुआ कहां? कोरिया गणराज्य के बुसान में हुआ। भारत 8 बार जीत चुका है एशियन कबड्डी चैंपियनशिप। और इस बार फाइनल में किसको हराया था? तो ईरान को हराया था। याद रखिएगा कौन कौन इसमें शामिल हुआ था, भाग लिया था, वो भी याद रखिएगा। वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था? गीता प्रेस गोरखपुर को, जिसकी घोषणा पिछले साल हुई। गीता प्रेस गोरखपुर को की स्थापना 1923 में हुई थी और 2023 में इसको 100 साल पूरे हो गए। इसी वजह से 2021 का इसको जो पुरस्कार मिला एक महत्वपूर्ण बनता है, महत्वपूर्ण खबर बनती है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। खास बात यह है कि गीता प्रेस गोरखपुर को क्यों मिला, कि गोरखपुर जो गीता प्रेस गोरखपुर है अहिंसक और गांधीवादी तरीके से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन दुनिया में लेकर आ रही, समाज में लेकर आ रही है। इस गीता प्रेस के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो रिलीजियस बुक पब्लिश करने वाली कोई प्रेस है तो दुनिया में सबसे बड़ी प्रेस कौन है? गीता प्रेस गोरखपुर है। अब बात की जाए इस पुरस्कार की, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार कब हुई इसकी स्थापना? वर्ष 1995 में हुई, महात्मा गांधी की 125वीं जयंती में हुई। 1 करोड़ रुपए इसमें धनराशि मिलती है, प्रशस्ति पत्र भी मिलता है। अब बात की जाए कि गीता प्रेस गोरखपुर की एक पॉलिसी रही है, वह कभी सम्मान नहीं लेती है। अगर कोई पुरस्कार देता है तो पुरस्कार ग्रहण नहीं करती है, लेकिन पहली बार है अपनी पॉलिसी में चेंज किया गीता प्रेस गोरखपुर ने और यह गांधी शांति पुरस्कार उसने ग्रहण किया। लेकिन एक शर्त पर कि वह जो धनराशि है, धनराशि वह नहीं लेगी, सम्मान प्राप्त करेगी, जो प्रशस्ति पत्र है वो सब कुछ प्राप्त करेगी। चलिए अब आगे देखते हैं। यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अरुंधति रॉय को। अरुंधति रॉय को 2021 में प्रकाशित उनके निबंध आजादी के फ्रांसीसी अनुवाद के प्रकाशन पर उन्हें मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऐसा दिया गया है। अब अरुंधति रॉय वही हैं जिन्हें बुकर पुरस्कार दिया जा चुका है। उनकी रचना थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। उस रचना के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? बुकर पुरस्कार मिला था। और बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? भारतीय महिला। तो आप कहेंगे अरुंधति रॉय है। अभी भी उनको पुरस्कार मिल रहा है, लेकिन इस बार नाम क्या है? यूरोपीय निबंध पुरस्कार, उनके निबंध के लिए मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन 2023 की विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर उन्होंने यह प्राप्त किया और तीसरी बार फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। 24 ग्रैंड स्लैम में 3 फ्रेंच ओपन है उनके पास। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गई।
अब उसके बाद इसके अलावा कम से कम 3 बार सभी 4 ग्रैंड स्लैम इवेंट जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं। मतलब कि 4 ग्रैंड स्लैम हैं तो कम से कम कोई ना कोई इनमें से इन्होंने 3 तो जीता ही है। तो सबसे कम यही जीता है फ्रेंच ओपन, बाकी सब इससे ज्यादा ही है। चलिए, यूएस ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये सब हम ग्रैंड स्लैम देख चुके हैं, जान चुके हैं, इसका कोड भी देख चुके हैं। फ्रेंच ओपन 2023 की क्या स्थिति थी वो देख लेते हैं। पुरुष एकल में विजेता कौन रहा वो तो देख ही लिया था, नोवाक जोकोविच। उसके बाद महिला में ईगा स्वेटेक, पुरुष युगल में इवान डोडिग और ऑस्टिन, फिर उसके अलावा महिला युगल में सी सुवेई और वांग जिन्यू, मिश्रित में विजेता मियू काटो और टिम पुट। आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया वाला, विंबलडन वाला, यूएस वाला स्पेशली, ठीक है। फ्रेंच ओपन ना भी रहे चल जाएगा। अब देखिए, आईपीएल 2023 की विजेता टीम है चेन्नई सुपर किंग 2023 की। हराया किसको था? जो उसके पहले आईपीएल विजेता रही, यानी कि कौन? गुजरात टाइटंस को। और यहां पर बड़ी बात है कि आईपीएल 5 बार जीत चुकी है, ठीक है। सबसे ज्यादा आईपीएल कौन टीम जीती है? चलिए बताइए। 2 टीमें हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा बार जीता है। अब यहाँ पे 2023 में चेन्नई सुपर किंग विजेता रही, उप विजेता कौन रही? गुजरात टाइटन रही। ऑरेंज कैप यानी कि सर्वाधिक रन किसने बनाए? तो ये बताइएगा, शुभमन गिल ने बनाए, जो कि गुजरात टाइटन के लिए खेलते हैं। उसके बाद पर्पल कैप मोहम्मद शमी, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा छक्का लगाने का अवार्ड फाफ डू प्लेसिस, सबसे ज्यादा चौके का अवार्ड शुभमन गिल का। अब आप सोचेंगे कि हम आईपीएल की बात कर रहे हैं, आईपीएल का अगला संस्करण 2024 वाला भी आ चुका है, उसकी डेट भी लगभग शायद 22 मार्च के आसपास आ गई है। चलिए, अब कुछ और भी उसी प्रकार से हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ जो सीजन के रहे शुभमन गिल रहे, प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल के रहे डेविन कॉनवे रहे। चलिए, फिजी पापुआ न्यू गिनी द्वारा किस भारतीय को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। सम्मान क्या है देखिए, फिजी पापुआ न्यू गिनी द्वारा किस भारतीय को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से, बहुत बड़ा एक बात सम्मान है एक तरह का, देश किसी देश के द्वारा दूसरे देश के प्रधानमंत्री को देने वाला। प्रधानमंत्री मोदी को क्यों दिया गया? उनके वैश्विक नेतृत्व के लिए उनके फिजियन समकक्ष सितवेनी राबुका द्वारा द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार का नाम है द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। देश कौन सा है? फिजी पापुआ न्यू गिनी। किसे दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्यों दिया गया? एक वैश्विक नेतृत्व के रूप में उनके पास वो क्षमता दिखाई देती है, ठीक है। अब उसमें कुछ और बातें भी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यही थी। आगे देखिए, फेमिना मिस इंडिया 2023 खिताब किसने जीता है? नंदिनी ने जीता है, नंदिनी गुप्ता। अवार्ड क्या है? फेमिना मिस इंडिया। अब फेमिना मिस इंडिया 2023 का जो अवार्ड जीता है नंदिनी ने, तो ये नंदिनी है कहां की? राजस्थान की है, याद रखिएगा। चलिए, देश का 59वां मिस इंडिया इस बार जो बनी है वह नंदिनी बनी है। अब अगला देखिए, इंफाल मणिपुर में आयोजित किया गया 2023 का ग्रैंड फिनाले, यानी कि इसी से संबंधित ये तथ्य था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया कुमार मंगलम बिरला को। क्या है? बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड, जैसा नाम वैसा काम, बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। 2023 का एबल पुरस्कार प्रदान किया गया लुइस कैफरेली को। अब यह जो है गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है, इसलिए जानना आपको जरूरी है। इसकी जो तुलना होती है नोबेल प्राइज से होती है, इस वजह से कि यह नोबेल प्राइज के बराबर है अगर गणित के मामले में देखें तो, ऐसा माना जाता है। अब यहाँ पे एबल प्राइज की शुरुआत जाने माने गणितज्ञ जो है नील्स हेरनिक ने की थी। और किसके द्वारा शुरू किया गया? यहाँ पे नॉर्वे की सरकार के द्वारा अब दिया जाता है। और शुरुआत कब हुई? 2001 में हुई है। तो याद रखिएगा कब शुरू हुआ एबल पुरस्कार, कौन सी सरकार देती है? नॉर्वे की सरकार देती है। कौन शुरू किया? नील्स हेनरिक किया। और किस गणित के पुरस्कार की तुलना नोबेल प्राइज से की जाती है? तो हम कहेंगे एबल पुरस्कार की तुलना नोबेल पुरस्कार से की जाती है। महत्वपूर्ण बातें थी। अब देखिए सवाल, तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते? 4 जीते। कहां हुआ था? पेरिस में हुआ था। 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक। पदक के विजेता कौन है? ये विजेता है स्वर्ण के, देख लीजिए, ज्योति सुरेखा वेनम महिला इंडिविजुअल में इन्होंने जीता स्वर्ण। फिर ज्योति सुरेखा वेनम और ओजस प्रवीण देवताले कंपाउंड मिक्स टीम स्वर्ण पदक। उसके अलावा जो बाकी हैं वो रजत और कांस्य के हैं। चलिए अब आगे देखिए, वीमेन प्रीमियर लीग का पहला खिताब जीता है मुंबई इंडियन ने। जैसे आईपीएल होता है पुरुषों के लिए, वैसे ही वीमेन प्रीमियर लीग की शुरुआत पिछले साल हुई 2023 में। 2024 का भी संस्करण शुरू हो जाए, यानी कि दूसरा संस्करण इसका शुरू हो चुका है। जब शुरुआत हुई इसकी दूसरे संस्करण की, तो जिन
टीमों ने फाइनल मैच खेला था पहले संस्करण में, वो इसमें पहला मैच खेल रही हैं और हो चुका है वह मैच, इसलिए जल्दी ही पता चल जाएगा। कुल 22 मैच होंगे इसमें, लेकिन सवाल पहले वाले से ही आएगा, दूसरे वाले से आना थोड़ा सा मुश्किल है। इतना पता होना चाहिए कि दूसरा वाला शुरू हो चुका है और पहला शुरू हो चुका, यानी कि खत्म भी हो चुका है। अब देखिए इससे प्रमुख जो अवार्ड है वो कौन है, मुंबई इंडियन, और रनर अप रही है दिल्ली कैपिटल। तो अब जो मैंने आपसे कहा था कौन दो टीमें खेल रही होंगी, पहला मैच किन्होंने खेला होगा इस बार, यही मुंबई इंडियन और दिल्ली कैपिटल। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2023 का प्रित्जर पुरस्कार ब्रिटिश वास्तुकार डेविड ने जीता है, डेविड चिपरफील्ड ने। अब यह किस प्रकार का है, प्रित्जर पुरस्कार पूछ लिया जाए किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे वास्तुकला से संबंधित एक पुरस्कार है, आर्किटेक्ट से संबंधित पुरस्कार है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1979 में जे.ए. प्रित्जर द्वारा हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा किस प्रकार का है, वास्तुकला से संबंधित है। कब शुरू हुआ, 1979 में। उसके बाद यह किससे संबंधित है, वास्तुकला से, ये तो अब देख ही लिया। अब चलिए, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, किसे किया गया है, जयश्री को किया गया है। जयश्री कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई है, यानी कि कर्नाटक के संगीतकार हैं और संगीत कलानिधि पुरस्कार को कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। कर्नाटक संगीत का सबसे महत्वपूर्ण सम्मान कौन सा है, संगीत कलानिधि पुरस्कार। और यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्मान जो कर्नाटक का है संगीत के क्षेत्र में, वह किसे मिला है, जयश्री को मिला है। अब बात की जाए इसकी स्थापना को हुई तो 1942 में इस पुरस्कार की स्थापना हो चुकी थी। स्वर्ण पदक इसमें मिलता है। चलिए, एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है, पंकज आडवाणी ने, कतर के दोहा में जीता है। महिला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। हराया किसको था पिछले साल, दक्षिण अफ्रीका को हराया था। ऑस्ट्रेलिया 6 बार यह पुरस्कार अपने नाम जीत चुका है, इसलिए उसकी उपलब्धि बड़ी हो जाती है। अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड प्रदान किया गया। किसे किया गया, शाहरुख खान को किया गया फिल्म जवान के लिए। यह फिल्म पिछले साल आई थी। अब यह सम्मान देखिए, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में यह अवार्ड मिला है। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ साथ अलग से ये भी है। अब देखिए अलग से है तो इसमें कुछ और भी बातें। बेस्ट एक्ट्रेस नयनतारा को फिल्म जवान के लिए, बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल बॉबी देओल एनिमल मूवी के लिए, बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वोंगा एनिमल मूवी के लिए, फिर बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विकी कौशल सैम बहादुर के लिए। तो एक यहां भी है, लेकिन बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स के रोल में है। ठीक है, ये मुख्य बातें थी। अब चलिए आगे देखते हैं। 66वां ग्रैमी अवार्ड कितने भारतीयों ने जीता है, 5 भारतीयों ने, लेकिन अवार्ड कितने जीते हैं, दोनों अंतर है। अवार्ड जीते 8 और मिला है भारतीयों को 5। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर जो तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन हैं, इन्होंने जीत लिए 3। तो तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन ने जीते 3। फिर उसके बाद बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने जीते 2। 2 लोगों ने तो 5 जीत लिए। अब 3 ही लोग बचते हैं, एस विनायकराम वायलिन वादक गणेश राजगोपालन और गायक शंकर महादेवन। एक एक इन तीनों ने जीता, तो हो गए कुल मिला के 8। ठीक है, सर्वाधिक किसने जीते, दूसरे नंबर 2 किसने जीते, एक एक कौन जीते, सब पता होना चाहिए। अब यहां पे भारतीय म्यूजिक एल्बम शक्ति को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम फॉर दिस मूवमेंट से किया गया सम्मानित। तो वह कौन सा अवार्ड है जिसे ग्रैमी अवार्ड मिला भारतीय म्यूजिक एल्बम को, शक्ति को, किस कैटेगरी में, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम फॉर दिस मूवमेंट। यह महत्वपूर्ण बात है। उसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी कि संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका की रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। शुरुआत कब हुई, वर्ष 1959 के समय में। देखिए 50 से 60 के दशक के बीच में बड़े सारे पुरस्कार आए हैं, तो याद रखिएगा नाम। हमने बात की थी जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह पहले नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है। 2 लोगों को भी हाल ही मिला है। वो 2 लोग कौन है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए कौन कौन है 2 लोग। एक तो रामभद्राचार्य जी हैं और एक और है, वो आपके ऊपर है। चलिए आगे देखिए। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज खिलाड़ी हैं। नाम क्या है, दीप्ति शर्मा। महिला विश्व कप 2023 में जब हुआ था उस दौरान उन्होंने 100 विकेट पूरे किए थे और वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हुए ये 100 विकेट उन्होंने पूरे किए थे। चलिए अगला सवाल। खेलो इंडिया यूथ गेम का 6ठा संस्करण कहां आयोजित किया गया, तमिलनाडु में आयोजित किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम का 6ठा संस्करण है, याद रखिएगा। खेलो इंडिया शुरुआत कब हुई थी, 2018 में। अब देखिए तमिलनाडु में कहां पे 4 शहर हैं,
सवाल हो सकता है शहरों से हो जाए, राज्य से ना हो कि तमिलनाडु के किस शहर में आयोजित किया गया, किस में नहीं किया गया। चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर। राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। खेलो इंडिया यूथ गेम संस्करण 6ठा। अब यहां पर बात की जाए स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए, यहाँ पे एक राष्ट्रीय स्तर की यह बहुविषयक खेल प्रतियोगिता होती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम। अब उसके बाद यह भारत सरकार की जो खेलो इंडिया पहल है उसी का हिस्सा है। खेलो इंडिया में बहुत सारे अभी पहल शुरू होती जा रही हैं, पैरा गेम भी शुरू हो चुका है। चलिए, अब हमने उसके बारे में चर्चा तो की ही थी, आपको इसलिए पता ही है। इस बार यह जो 6ठा संस्करण हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम का, इसके शुभंकर कौन है? वीरा मंगई इसके शुभंकर हैं। और बात की जाए कुछ चीजों को जो शामिल किया गया है, तो रानी वेलु नचियारा, जिन्हें प्रेम पूर्वक वीरा मंगई कहा जाता है, वो यहाँ पर उनके लिए, चूंकि ब्रिटिश शासन के खिलाफ इन्होंने युद्ध जीता था, तो इनको सम्मान देने के लिए यहाँ पर उनके नाम का और उनका ध्यान रखते हुए यह शुभंकर तैयार किया गया है। तो याद रखिएगा कौन है मंगई, कौन वीरा मंगई कौन है? तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ इन्होंने अपने स्तर पर एक युद्ध छेड़ा, यानी कि आजादी की लड़ाई लड़ी, इसलिए ऐसा होता है। चलिए, अब स्क्वैश को इसमें जो बात हम कह रहे थे कि शामिल किया गया है, पदार्पण कर चुका है इस बार 6ठवें उसमें। जबकि एक खेल है सिलंबम, स्वदेशी मार्शल आर्ट है, इसे प्रदर्शन खेल के रूप में, ऐसा नहीं कि इसको शामिल किया गया है, अभी सिर्फ प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया है, तो इसका प्रदर्शन हुआ है। इसके अलावा कवि तिरुवल्लुवर की आकृति भी शामिल है इसके लोगों में, जो इसका खेलो इंडिया यूथ गेम का लोगो था, तो एक कवि हैं तिरुवल्लुवर, इनके बारे में जरा सर्च करिएगा कौन है तिरुवल्लुवर, तो आपको पता चलेगा। अब देखिए कौन कौन से राज्य इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दिखाते दिख रहे हैं। पहले नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर हरियाणा, ये क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर दिखाई देते हैं। उसके बाद खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 का 4था संस्करण 2 चरणों में आयोजित हो रहा है, यानी कि हो चुका है फरवरी के स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद फरवरी अभी एंड में 21 से 25 फरवरी के बीच में। कहाँ हुआ? पहला वाला जो हुआ था लेह लद्दाख में हुआ था, और दूसरा वाला गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर में आयोजित किया गया था। इसका शुभंकर कौन है? तो स्नो लेपर्ड, जिसका नाम शीन ए शी या शान रखा गया है। तो कौन है? यह है खेलो इंडिया विंटर गेम, और खेलो इंडिया विंटर गेम का शुभंकर स्नो लेपर्ड है। कहां हुआ है? 2 जगहों पे हुआ है, लेह लद्दाख में भी हुआ है और उसके अलावा गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में भी हुआ है। ये बातें ध्यान रखिएगा। हमने जितनी बातें की यह स्पोर्ट्स से संबंधित थी, अवार्ड से संबंधित थी। कुछ चीजें छूट गई होंगी तो चिंता मत कीजिएगा, कुछ और चीजें हो सकता है विविध वाला एक वीडियो आएगा उसमें भी शामिल करेंगे। और कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है तो अपनी तरफ से भी कमेंट कर सकते हैं। कोई ऐसी जानकारी जो मैंने आपसे सवाल पूछे उसका जवाब आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।